Good morning everybody. Now today we are discuss about capacitance. Okay, अब तक लास्ट वीडियो के अंदर पोटेंशियल तक की सभी थियोरी कंप्लीट हो चुकी. ओके, आज से कैपेसिटेंस मतलब सेकंड पोर्शन ऑफ सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है. इसमें जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. बहुत कम है लेकिन कंप्लीट करना पड़ेगा. ओके, सबसे पहले तो कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटी के हिसाब से इस वर्ड लिखा गया कैपेसिटेंस. कैपेसिटर डिफरेंट 3 टाइप्स के बताए. सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर, सेकंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड थर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पहले स्फेरिकल कैपेसिटर, सेकंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड थर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, सभी कैपेसिटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही है. बाकी सबकी सिर्फ टाइप लिखिए, यूज़ नहीं बताया. ओके, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है क्या. तो सपोज हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम स्टोर करना शुरू करेंगे. सपोज आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो आगे जब क्वेश्चन जो हमने पढ़े कंडक्टर और इंसुलेटर, 2 मटेरियल के लिए हमने शॉर्ट नोट पढ़ा था. तो जैसे हम चार्ज इसके ऊपर रखेंगे सभी चार्ज इसके सरफेस पे स्टोर होंगे. इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. लेकिन एक चीज़ है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज करेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी बिकॉज से अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला KQ/R². ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा. कैसे? तो KQ/R. मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज करेंगे, फील्ड भी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. ओके, सपोज इनिशियली आपने इलेक्ट्रिक चार्ज रखा, स्लोली इसको इंक्रीज कर रहे, तो एक ऐसी Q की वैल्यू आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा. सिमिलरली पोटेंशियल की भी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है. लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई और उसके बाद भी सपोज आपने Q की वैल्यू इंक्रीज की, तो सराउंडिंग जो भी एटमॉस्फेयर है या जो भी मीडियम है उसका आयनाइजेशन हो जाएगा ड्यू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. हर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सराउंडिंग जो भी मीडियम है या एयर है उसकी आयनाइजेशन होगी. और जब आयनाइजेशन होती है तब 2 टाइप के आयन प्रोड्यूस होते हैं, प्लस और माइनस. ओके, अब सपोज आपने इसके ऊपर प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किया, इसका मतलब एट्रैक्टिव फोर्स के हिसाब से ये नेगेटिव चार्ज स्फीयर की ओर जाएगा. और जितने नेगेटिव चार्ज स्फीयर पे जाएंगे उतने पॉजिटिव चार्ज अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगे. तो हमारी प्रोसेस क्या थी कि चार्ज स्टोर करना, मतलब चार्ज इंक्रीज करना. लेकिन चार्ज इंक्रीज करते करते इतना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज कर लिया कि जैसे फील्ड मैक्सिमम हो गई. और फील्ड मैक्सिमम होगी तो सराउंड में जो भी मीडियम है या एयर है उसकी आयनाइजेशन होगी. और आयनाइजेशन से जो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होंगे या आयन प्रोड्यूस होंगे, उससे जो चार्ज स्टोर किया था वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्फीयर पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन से वो न्यूट्रल हो जाएगा. इसका मतलब सरफेस के ऊपर जो चार्ज आपने स्टोर किए थे वो स्लोली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. अब समझो कि सपोज चार्ज डिक्रीज होगा, फील्ड डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा. मतलब दोनों प्रोसेस के अंदर, दोनों प्रोसेस मतलब चार्ज इंक्रीज करते वक्त या चार्ज डिक्रीज करते वक्त उन लोगों ने चेक किया कि एक रेशियो रिमेन कांस्टेंट रहता है और वो है Q/V. जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हुआ V इंक्रीज हुआ, चार्ज डिक्रीज किया V भी डिक्रीज हुआ. लेकिन ये जो रेशियो है Q/V वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, जिसको कैपेसिटेंस बताया जाता है. कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या लिखा जाता है? Q/V. जब चार्ज इंक्रीज हुआ तो ये रेशियो इंक्रीज नहीं होता, रिमेन कांस्टेंट. ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, रेशियो रिमेन कांस्टेंट. Q डिक्रीज होगा, V भी डिक्रीज होगा, सो रेशियो रिमेन कांस्टेंट. तो उसको कैपेसिटेंस बताया जाएगा. और जिस कंपोनेंट के अंदर कैपेसिटेंस की फिनोमिना मिलती है उसको कैपेसिटर बताया जाता है. इसको क्या बताया जाएगा? कैपेसिटर. लेकिन ये तो मैंने सिर्फ सिंगल स्फीयर से एक्सप्लेन किया. लेकिन रूटीन के अंदर जो भी कैपेसिटर मिलता है
इसमें ऐसे दो प्लेट होती है, दो ऑब्जेक्ट होती है, दो स्फीयर, दो सिलेंडर, दो पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर बनता है। ओके, दो स्फीयर से जो बनता है, एक स्फीयर पॉजिटिव चार्ज वाला होगा और सेकंड के ऊपर सब नेगेटिव चार्ज होंगे। ओके, यहाँ प्लस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू होगा। लेकिन इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ, फर्स्ट जो हमने एक्सप्लेन किया था किसी एक स्फीयर से था। जब किसी एक स्फीयर की पोटेंशियल की फॉर्मूला लिखते थे तो V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर से लिखते थे या स्मॉल आर लिखते थे। यहाँ जब लिख रहे हैं तो ये दोनों की पोटेंशियल, इसके लिए पॉजिटिव की पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव की पोटेंशियल नेगेटिव। ओके, सपोज यहाँ चार्ज ज़्यादा है, यहाँ थोड़े बहुत कम चार्जेस है, डिफरेंस से पता चला कि यहाँ डेल्टा V जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो दो स्फीयर जब रखे जाते हैं ना, तो बेनिफिट क्या होता है कि पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। मतलब सिंगल स्फीयर से जो कैपेसिटेंस मिलता है, इससे ज़्यादा कैपेसिटेंस दो स्फीयर से मिलता है। क्यों? सिंगल स्फीयर में डायरेक्ट होगा के क्यू बाय आर, लेकिन यहाँ इसकी पोटेंशियल प्लस, इसकी पोटेंशियल माइनस, तो डिफरेंस कम हो जाएगा। और जैसे V कम हुआ मतलब कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इसलिए रूटीन के अंदर जो कैपेसिटर मिलेंगे ऑलवेज ऐसे दो होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसको पॉजिटिव प्लेट बताया जाता है, इसको नेगेटिव प्लेट। अब बोलेंगे तो स्फीयर है, प्लेट क्यों? लेकिन कैपेसिटर में पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लेट ही बताया जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव प्लेट। सिलेंडर होगा तो भी प्लेट बोलेंगे और प्लेट होगा तो भी प्लेट ही बताएंगे। क्लियर? तो एक होगा पॉजिटिव प्लेट, सेकेंड होगा नेगेटिव प्लेट। ओके, कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो उन लोगों ने दो ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब दो स्फीयर, दो सिलेंडर। ओके, ओरिजिनली स्फीयरिकल जो कैपेसिटर है वो कैसे होता है? इसके अंदर, नजदीक के अंदर एक और स्फीयर होगा, दोनों कोसेंट्रिक होंगे। ओके, ये नेगेटिव चार्ज वाला और ये पॉजिटिव चार्ज वाला। ओके, अब चेक करो, पॉजिटिव की रेडियस ज़्यादा है, नेगेटिव की कम, किसी एक की पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी और एक की पोटेंशियल कम, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज। ओके, ये पॉजिटिव प्लेट और इसको क्या बताएंगे? नेगेटिव प्लेट। कोसेंट्रिक दो स्फीयर रहेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी। क्लियर? तो ये क्या हुआ? स्फेरिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, अंदर एक और सिलेंडर, सपोज ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा। क्लियर? ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लेट पॉजिटिव रहती है और ये प्लेट नेगेटिव। क्लियर? इस टाइप के तीन डिफरेंट कैपेसिटर हम रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर या चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही है। ओके, तो अब हमको फार्मूला तो मिल गई, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। ओके, अब डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट of parallel capacitor and the potential difference between two plate is known as a capacitance of capacitor। मतलब C is equal to Q by V, ratio of electric charge and a potential difference। okay, अब एक चीज़ और भी बताइए, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड ऑन, ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में आया है। एक तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब शेप, साइज, सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर, दोनों के बीच के डिस्टेंस, दो स्फीयर, दो प्लेट या दो सिलेंडर के बीच के डिस्टेंस, सेपरेशन। ओके, मतलब शेप, साइज, उसके बाद बताया सेपरेशन ऑफ टू कंडक्टर। सेकेंड, द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सेपरेशन, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सेपरेटिंग द टू कंडक्टर। दो प्लेट के बीच में सपोज आपने डाइलेक्ट्रिक रखा, तो डाइलेक्ट्रिक के नेचर पे, मतलब डाइलेक्ट्रिक की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन आगे कैपेसिटेंस में आएगा तो पता चलेगा कि जब दो प्लेट के बीच के अंदर एयर या वैक्यूम होगा तब कैपेसिटेंस, और दो प्लेट के बीच के जब डायलेक्ट्रिक रखेंगे तब की कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफर होती है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट लिख के दिया, द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर
नियर द अदर कैपेसिटर, किसी एक कैपेसिटर के नजदीक दूसरा कैपेसिटर रखेंगे तो उसकी भी इफेक्ट इसके ऊपर होगी। ओके, सो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन डिफरेंट 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब साइज, शेप एंड सेपरेशन ऑफ 2 कंडक्टर। सेकेंड, द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक between 2 plates of capacitor, and third, the presence of the capacitor near the other capacitor. But the magnitude of capacitor of capacitor does not depend on, पहले डिपेंड था, अब does not depend on, तो नंबर 1, the type of material of conductor, मतलब कैपेसिटर किस मटेरियल से बना है उस पर वो डिपेंड नहीं करता, पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, कौन सी मतलब मेटल आपने यूज की उस पर डिपेंड नहीं करता। सेकेंड पॉइंट लिखा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कंडक्टर। ओके, किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सेकंड पे नेगेटिव चार्ज, उस पर भी वो डिपेंड नहीं करता। क्लियर? ओके, अब इसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो इसके लिए कूलम अपन वोल्ट, स्कॉल फेराडे, स्कॉल फेराडे। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो फेराडे, मतलब 1 कूलम अपन 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फेराडे। लेकिन फेराडे यूनिट रूटीन में यूज नहीं होती, फेराडे बहुत बड़ी यूनिट है, वो कभी डायरेक्टली यूज नहीं होती, इसलिए ऑलवेज जो यूज होता है वो माइक्रो फेराडे। अब 1 माइक्रो फेराडे मतलब 10⁻⁻6 फेराडे, या 1 पिको फेराडे तो 10⁻⁻12 फेराडे, इस टाइप की ओके यूनिट यूज होगी। अब यूनिट पता चला तो डायमेंशन फार्मूला, तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन फार्मूला, चलो पहले चार्ज के लिए M0 L0 T1 A1, M0 L0 T1 A1, और पोटेंशियल के लिए सो जूल अपॉन कूलम, ऐसा लिखा था हमने, M1 L2 T-3 A-1, ऐसी फार्मूला थी, M1 L2 T-3 A-1। ओके, इसके रेशियो से आंसर क्या मिलेगी फॉर कैपेसिटेंस? सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस M-1 L-2 T⁻⁴ A⁻²। ओके, सपोज आपने वो 100 MCQ कंप्लीट किए होंगे चैप्टर नंबर 1 के, तो वहाँ एक MCQ था, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q। तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज Q के तौर पे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ, चलो कैपेसिटेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला, पहले क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, सो नाउ Q⁻²1, नाउ पोटेंशियल, सो जूल अपन कूलम M1 L2 T-2 Q-1, ओके, M1 L2 T-2 Q-1। ओके, क्या लिखेंगे M-1 L-2 T⁻² एंड Q⁻²। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म्स के अंदर आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। और एक चीज़ भी है कि जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट में क्या होता है, बैटरी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सभी कंपोनेंट कनेक्ट किए जाते हैं। तो जो कैपेसिटर कनेक्ट होता है, तो कैपेसिटर की सर्किट साइन क्या है, कैपेसिटर की सर्किट साइन इस तरह की 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, इसको कैपेसिटर बताएंगे। लेकिन जल्दी में काम नहीं करना है, वरना ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये बैटरी हो जाएगी, और बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन क्या होती है नेगेटिव। बैटरी का यूज़ क्या होता है, वो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास करके करंट फ्लो करता है। और कैपेसिटर की यूज़ क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट स्टोर करता है। ओके, तो इतनी साइन चेंज करें तो क्वेश्चन की आंसर गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने कैपेसिटर तो ड्रॉ ही नहीं किया, जो बनाया हो तो बैटरी बनाई। ओके, तो ये कैपेसिटर की साइन है, 2 प्लेट पैरेलल रखनी है। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कि वेरिएबल कैपेसिटर यूज होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल कैपेसिटर की साइन बस कैपेसिटर इस तरह से ड्रॉ करना है, बाद में उसके ऊपर एरो रखना है, जिसको हम क्या बताएंगे, वेरिएबल कैपेसिटर बताएंगे। क्लियर? तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो थी वो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की थी। ओके, अब सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन ऐसी जो टेक्स्ट बुक में नहीं बताई लेकिन काम में आएगी, कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। ओके, स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसे तो किसी भी कैपेसिटर C=Q/V, C= क्या रखेंगे, Q/V। ओके, अब समझ मान लो कि स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखे, चार्ज कितना है Q, तो पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होगी, KQ/R, R मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर,
तो ये ऐड कर दो, C इज इक्वल टू क्यू तो है, लेकिन ये ऐड करेंगे कि क्यू अपॉन आर, क्यू कैंसल। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की पहली फार्मूला C इज इक्वल टू आर अपॉन के, ओके। ये सेकेंड, K इज इक्वल टू 1/4πε0। एक और फार्मूला होगी 4πε0r। इससे अच्छी ये फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C इक्वल टू 4πε0r। क्या रखना है, सिर्फ रेडियस। सब स्फेयर की रेडियस रख दो, 4 पाई 3.14 ε0 8.85 10⁻⁻12 और रेडियस ऑफ स्फीयर, तो आपको स्फीयरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी। ओके, इससे एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव में और गुड सेट में जो पूछा कौन सा है कि सपोज अर्थ है स्फीयरिकल कैपेसिटर है, अर्थ पूरी स्फीयरिकल कैपेसिटर है, तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो किसी भी टाइप की मैग्नीट्यूड नहीं दी, अर्थ की रेडियस भी आपको लिखनी पड़ेगी। अर्थ की रेडियस क्या होगी, r इज इक्वल टू 6.4 10⁻6 मीटर, क्योंकि r इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है। ओके, ε0 8.85 10⁻12। सो c इज इक्वल टू 4πε0r, 4 3.14 8.85 10⁻12 इंटू 6.4 10⁻6। ओके, ये सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 और 4, तो 712 इंटू 10⁻6 ऐसे आंसर आएगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 712 माइक्रोफेरेड, इस तरह से होगा। क्लियर? ओके, और एक चीज़ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करेगा। ओके, ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, स्टोर। और ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होगा, ये प्लस है और ये माइनस, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। रिलेटिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ओके, रिलेटिव पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब ऐसा होता है कि शार्प जो ब्लेड या कॉर्नर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ओके, तो अंदर जो मीडियम है, एयर या जो भी डायरेक्ट्रिक रखा है, ओके, उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी। और जब वो आयनाइज्ड होता है तो आयनाइजेशन जो पार्ट मतलब आयन क्रिएट होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव आएंगे। क्लियर? और इससे क्या होता है, आयनाइजेशन के लिए भी क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होनी चाहिए। और जिस मैक्सिमम वैल्यू तक आयनाइजेशन नहीं होता, एज फॉर एग्जाम्पल कि हमने आयनाइजेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज की और इंक्रीज करने से आयनाइजेशन होता है, तो जिस मैक्सिमम वैल्यू तक वो आयनाइजेशन नहीं होगा, ओके, उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताएंगे। हाँ, उससे इंक्रीज किया मतलब वो आयनाइज्ड हो जाएगा। ओके, तो एक और नाम दिया कि एक मैक्सिमम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक वो आयनाइज मीडियम को नहीं करेगी, इसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, डायलेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए ऐसा बताया जाता है कि एयर के लिए जो वैल्यूएशन होती है, एयर के लिए वो होती है 3 × 10⁻6 वोल्ट अपॉन मीटर। 30 lakhs वोल्ट सप्लाई करेंगे 1 मीटर, लेकिन 1 मीटर तो कभी डिस्टेंस होता नहीं है, दोनों के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻4 वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। तो भी इतना ज़्यादा हमको पोटेंशियल देना पड़ता है, तब जाके इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कि वो ब्रेकडाउन करेगी। हाँ, इसको ब्रेकडाउन भी बताया जाता है, जो मतलब कि अंदर आयनाइजेशन होती है, इसको डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बताया जाता है। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ब्लेड शार्प होती है ना, वहाँ इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R²। ओके, लेकिन Q डिपेंड ऑन सिग्मा, सो सिग्मा इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जहाँ शार्प ब्लेड जैसी वो एंड होगी, मतलब एंड जहाँ भी या कॉर्नर जहाँ कम एरिया रखती है, शार्प होती है, तो इसकी एरिया कम होती है। एज फॉर एग्जांपल वो किसी हाई राइज बिल्डिंग या टावर के ऊपर वो
ऐसे रॉड रखे जाते हैं, रॉड शार्प होते हैं, शार्प ऐसे होते हैं कि ऊपर टिप जो होती है उसकी एरिया बहुत कम होती है, और एरिया कम होगी इसलिए क्या होता है उसको वहाँ चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फील्ड ज़्यादा होगी। जब रेनी सीजन में ठंडर होती है और ठंडर गिरते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड कर देता है। ऐसे रॉड ऊपर रखे जाते हैं नियॉन लाइट के साथ। ओके, वो रॉड शार्प रॉड इसलिए होते हैं कि उसकी शार्पनेस के हिसाब से वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इसलिए वो एब्जॉर्ब करके थंडर या जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसको एब्जॉर्ब करके ग्राउंड कर देगा। ओके, उसको भी डाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बताया जाता है, क्लियर, या डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बताया जाता है। कब होता है? जब कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है कैपेसिटर में, तब। ओके, अब एक चीज़ और कि जो हमको पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है? क्योंकि हमने अभी जो किया वो तो स्फीयरिकल के लिए था, स्फीयरिकल के लिए लिखा था C इज इक्वल टू 4πε0 R, लेकिन पैरेलल प्लेट के लिए सपोज पैरेलल प्लेट के अंदर एक पॉजिटिव प्लेट है +Q, और ये क्या लिखेंगे -Q। एक के लिए क्या बताएंगे हम? +Q, और सेकंड के लिए क्या बताएंगे? -Q। इसकी क्रॉस सेक्शन, इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल है, और ये दोनों बीच की डिस्टेंस सो D। पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ओके, अब एक चीज़ और, फर्स्ट प्लेट की पॉजिटिव फील्ड होती, सेकंड की नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट तो लिखेंगे σ/2ε0 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर। गॉस इक्वेशन में बताया था इनफाइनाइट लेंथ ब्रेथ वाली कोई सीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E = σ/2ε0। ओके, इसकी मैग्नीट्यूड E2 इज इक्वल टू σ/, सो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओके बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, सो आंसर इज σ/ε0। क्लियर, ये दोनों के बीच की क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी σ/ε0। अब एक चीज और, अभी लिखा था σ इज इक्वल टू Q/A, सो नाउ E इज इक्वल टू सिग्मा क्या रखेंगे? Q/A इंटू ε0। ओके, पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या थी? तो पोटेंशियल की भी नॉर्मल फॉर्मूला हमने पढ़ी है कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू हम E इंटू R या D लिखेंगे, D मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस। सो ना V इज इक्वल टू Q/A ε0 इंटू D। ओके, अभी लिखा था कैपेसिटेंस C को क्या लिख सकते हैं? Q/V, ओके D ऊपर आना चाहिए, यस, E की वैल्यू Q/ε0, D मल्टीप्लिकेशन में। ओके, C = Q/V। ओके, ये V उधर शिफ्ट करेंगे तो बाकी सब सामने से आएगा, मतलब ε0A/D। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है C इज इक्वल टू ε0A/D। ओके, ε0 इज अ कांस्टेंट वैल्यू 8.85 10⁻12। A is a cross section area of parallel plate. D distance between two plate of capacitor। अब एक चीज है, जितनी एरिया ज्यादा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा, एरिया की वैल्यू ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा, लेकिन C प्रोपोर्शनल टू 1/D। दोनों के बीच के डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की है, मतलब C प्रोपोर्शनल टू A लेकिन C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, या C प्रोपोर्शनल टू 1/D ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अभी देखो एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। आज मैंने बताया था कि फेरेडे 1 फेरेडे इज अ वेरी लार्ज यूनिट। ओके, कैसे पता चलेगा? तो इस फॉर्मूला से पता चलेगा। सपोज मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ C इज इक्वल टू 1 फेरेडे, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेडे, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस D इज इक्वल टू सपोज 1 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रखेंगे? 1 सेंटीमीटर। और सपोज डिस्टेंस आप 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो मीटर में 10⁻²। क्लियर, ε0 8.85 10⁻12 ऐसा ही। चलो, फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू
एप्सिलॉन 0 A अपन D। मैं प्लेट की एरिया फाइंड करना चाहता हूँ और सपोज प्लेट स्क्वायर है तो एरिया भी क्या होगा, L स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर अपन D। चलो L स्क्वायर फाइंड करेंगे तो L स्क्वायर इक्वल टू C इंटू डी अपन एप्सिलॉन 0। कैपेसिटेंस 1, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट -2, यह है 8.85 10⁻² -12, 8.85 10⁻² -12। ये आंसर आता है 0.112 ओके इंटू 10⁻10, ये दोनों के रेशियो 0.112 ओके। 9 होगा इसके बाद, इसलिए 3 कर देते। चलो ये ऊपर जाएगा तो +10, ये क्या हो जाएगा +10। तो इसको अप्रॉक्सीमेशन में ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू, अप्रॉक्सीमेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि 10 इंटू, ओके 10 मतलब ये इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, सपोज ऐसे लिखते हैं 1 इंटू 10⁻9। चलो L स्क्वायर 1 इंटू 10⁻9, सो 10 इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। इसका मतलब इतना बड़ा एरिया होना चाहिए, लेकिन सपोज लेंथ डिसाइड करें तो कितनी लेंथ वाली प्लेट होनी चाहिए, तो इसकी स्क्वायर रूट, सपोज इसको अप्रॉक्सीमेट 9 ले लो तो 3 इंटू 10⁻4 किस में आया है, मीटर में, मतलब 30 इंटू 10⁻3, इसका मतलब 30 किलोमीटर। ये पूरा इससे कैलकुलेट मैंने किया, 30 किलोमीटर लेंथ, 30 किलोमीटर हाइट, ऐसी दो प्लेट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे ना, जो कैपेसिटर क्रिएट होता है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैराडे है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 30 किलोमीटर लेंथ, 30 किलोमीटर हाइट या ब्रेथ जो भी बताएंगे, ऐसी दो प्लेट एक दूसरे से जब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तब जो कैपेसिटेंस होता है इसको क्या बताया जाता है, 1 फैराडे। इसलिए बताया कि फैराडे बहुत बड़ी यूनिट है और रूटीन में जो यूज़ होगा वो माइक्रो फैराडे एंड पिको फैराडे। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है, मैं इसके साथ लिख दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। Capacitors are devices that store electric charge. A capacitor essentially consists of a system of two conductors close to each other and separated by an insulating medium. The conductors can be of any arbitrary shape. Generally, the conductors are given equal and opposite charge of magnitude Q. This can be done by connecting them to the two terminals of a battery. The conductors carrying the charge are referred to as the plates. And because the plates are charged, an electric field of strength E exists between the plates. The potential due to the plate having excess positive charge plus Q on it is V1. The potential due to the plate having excess negative charge minus Q on it is V2. The positively charged plate is at a higher potential than the negatively charged plate. Therefore, V1 is greater than V2. Hence, a potential difference exists between the two plates. Let the potential difference between the plates be V equal to V1 minus V2. As potential difference is measured in volt, this potential difference is referred to as voltage. We see that the total charge on the capacitor is plus Q plus minus Q equal to 0, as the conductors have charges of equal and opposite magnitude. It is a common practice to refer to the magnitude of charge on the conductors as the charge on the capacitor equal to Q, and the potential difference between the plates of the capacitor as the potential of the capacitor V. The electric field strength in the region between the plates increases as the magnitude of the charge on each plate of the capacitor increases. Then, the potential difference between the plates also increases.
since the potential difference V between the plates increases linearly with the charge on the capacitor. Q and V are proportional. Hence, the ratio Q by V is equal to C, where C is a constant, which is the capacitance of the capacitor considered. Let this be equation 1. Capacitance C of a capacitor is its ability to store electric charge. Greater the capacitance C of a capacitor, greater is the charge it can store, and hence greater is the electrostatic potential energy. The capacitance C depends on the size, shape, distance between the plates, and also the medium between the plates. The SI unit for capacitance C is the ratio of SI unit of charge to SI unit of potential difference, which is Coulomb per volt. It is also referred to as farad, named after the English physicist Michael Faraday. Generally, the submultiple units of capacitance like microfarad, nanofarad, and picofarad are used in practical applications than farad, since farad is a measure of higher magnitude. The capacitor in which the value of capacitance can be changed is called a variable capacitor. The symbols for a capacitor and a variable capacitor, as used in circuit diagrams, are as shown. It is important to note that a single plate can also act as a capacitor, assuming that the other is at infinity. For a capacitor having a very high potential difference between its plates, there exists a strong electric field between and around the plates. This strong electric field can ionize the surrounding air. The charges, so produced due to ionization, accelerate towards the oppositely charged plates of the capacitor and neutralize the charges on the plates of the capacitor, at least partly. Hence, we can say that the charge on the plates of the capacitor has leaked away due to the reduced insulating power of the intervening dielectric medium. When a sufficiently intense electric field is applied, the electrons of the intervening dielectric medium are torn away from their parent atoms, and the dielectric medium behaves as a conductor. This phenomenon is known as dielectric breakdown. Dielectric strength is defined as the maximum electric field strength that a dielectric medium can withstand without a breakdown of its insulating property. If the intervening medium is air, then the corresponding dielectric strength is 3 × 10⁶ volt per meter. If the distance between the plates is dr equal to 1 centimeter or 0.01 meter, then the corresponding potential difference V can be obtained by using the relation V is equal to EdR. Substituting the values of the above parameters, we see that V is equal to 3 × 10⁴ volt. Thus, we see that for a capacitor to be able to hold a large amount of charge Q, its capacitance has to be large enough so that the value of the potential difference V between the plates does not exceed the value of the potential difference and the electric field strength values corresponding to the dielectric breakdown.
This means that there is a limit on the amount of the charge that can be stored by a given capacitor for a given intervening medium, without dielectric breakdown taking place. We also see that from the equation 1 that when the capacitance C is quite large, it can hold large charge Q at a relative low potential V. Since C and V are inversely proportional, the capacitors are used not only for storing charge but in other applications as well. A parallel plate capacitor consists of two metal plates, each of area A and separated by a distance D. When the plates of the capacitor are connected to a battery, one of the plates is given an excess charge plus Q, and the other is given an excess charge minus Q. Due to this, a uniform electric field is created between the plates of the capacitors. Towards the edges of the plates, we observe fringing in the electric field. That is, the field is non-uniform when the plates of the capacitor are separated by some distance. We know that D is the distance between the plates. But if D square is very less compared to the value of the area A, the fringing effects can be neglected in the regions which are far off from the edges of the plates. Let the magnitude of the charge density be sigma for the plates with a charge Q on them. Then, sigma is equal to Q by A. Let this be equation 1. Let us assume the region on the left side of the capacitor as region 1, region between the plates as region 2, and the region to the right side of the capacitor as region 3. Let us now calculate the electric field in the regions 1, 2 and 3 with respect to the capacitor. We do this by applying the Gauss law to calculate the electric field in the regions 1, 2 and 3. We know that for a uniformly charged plane sheet of charge, the electric field strength E at some distance away from it is equal to sigma by 2 epsilon naught. Let this be equation 2. We use this result to calculate the net electric field strength in regions 1, 2 and 3. In region 1, we see that due to the positive plate of the capacitor, the electric field strength E is equal to sigma by 2 epsilon naught, and directed away from the positive plate and towards the left. We also see that due to the negative plate of the capacitor, the electric field strength E is also equal to sigma by 2 epsilon naught, and directed towards the negative plate and towards the right. Hence, in region 1, the net electric field strength E naught is equal to sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught, which is equal to 0, since the two electric fields are oppositely directed. Now let us look at the region 3. In the region 3, we see that due to the positive plate of the capacitor, the electric field strength E is equal to sigma by 2 epsilon naught, and directed away from the positive plate and towards the right. We see that due to the negative plate of the capacitor, the electric field strength E is also equal to sigma by 2 epsilon naught, and directed towards the negative plate and towards the left. Hence, in the region 3, the net electric field strength is equal to plus sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught, which is equal to 0. Since the two electric fields are oppositely directed in region 3 as well. Now let us look at region 2 between the plates of the capacitor. In region 2, we see that due to the positive plate of the capacitor, the electric field strength E
is equal to sigma by 2 epsilon naught, and directed away from the positive plate and towards the right. We also see that due to the negative plate of the capacitor, the electric field strength E is equal to sigma by 2 epsilon naught, and directed towards the negative plate and towards the right. The region 2, which is in between the plates, has two electric fields of equal magnitude, sigma by 2 epsilon naught, which are both pointing towards the right. Hence, in the region 2, the net electric field strength E naught is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. On simplification, we get E naught is equal to sigma by epsilon naught. Let this be equation 3. Let the potential difference between the positive and the negative plates be equal to V. For a uniform electric field of strength E between the plates of the capacitor, we have V is equal to E naught D. Let this be equation 4. Substituting equation 3 in 4, we get V is equal to sigma D by epsilon naught. But we know that the charge density sigma is equal to Q by A. Therefore, we have V is equal to QD by A epsilon naught. Let this be equation 5. Now, capacitance of a parallel plate capacitor C is equal to Q by V. Let this be equation 6. Substituting equation 5 in 6 and simplifying, we get capacitance C is equal to epsilon naught A by D. Let this be equation 7. This expression for the capacitance shows that the capacitance is directly proportional to the area of the plates A. And inversely proportional to the distance between the plates. We know that the capacitance of a capacitor not only depends on the geometry of the plates, the distance between the plates, but also depends on the dielectric medium between the plates. When there is no medium between the plates, let the potential difference between the plates be V naught. The electric field strength be E naught, and let its capacitance be C naught. We know that the capacitance C naught is equal to Q by V naught. Let this be equation 8. The electric field strength E naught is equal to sigma by epsilon naught. Let this be equation 9. The capacitance C naught is equal to epsilon naught A by D. Let this be equation 10.